जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आधुनिक भारतीय इतिहास में स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास समाप्त कर दिया हूं। चैप्टर वाइज वो वीडियो का प्लेलिस्ट शामिल है, दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट शामिल है। और उसी प्रकार इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक भारतीय इतिहास को मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें अध्याय है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वो हम लोग देखेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो हुआ वो आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद आने वाले दिनों में जो अगला चैप्टर होगा, बंगाल के नवाब, पंजाब एवं मैसूर क्षेत्र, ये सभी को आधुनिक भारत के जो भी चैप्टर हैं उससे सिलसिलेवार मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भारतीय संविधान से संबंधित भी प्रश्नों को पूरे चैप्टर वाइज मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग नहीं देखें तो जाकर उसे देख लें। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उसे हम लोग देखेंगे। उससे पहले कुछ मैं नोट्स डाला हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले उसे देख लेते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसमें क्या है, कंपनियों के आगमन का क्रम, कंपनी के आगमन का क्रम मैं इसमें लिख कर रखा हूँ। सबसे पहले कौन कंपनी आया, उसके बाद कौन आया, वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए कंपनियों का आगमन का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाल, भारत में सबसे पहला कंपनियों का आगमन क्रम कौन आया था, पुर्तगाली कंपनी आया था 1498 ईस्वी में। पहला पुर्तगाल आने वाला है। उसके बाद डच 1595 ईस्वी में। पुर्तगाल के बाद कौन आया था, डच आया था 1595 ईस्वी में। पुर्तगाल के बाद डच। उसके बाद अंग्रेज तीसरे नंबर पर 1600 ईस्वी में। कंपनियों का आगमन में तीसरा नंबर पर कौन था, अंग्रेज आया था। उसके बाद फ्रेंच या फ्रांसीसी कंपनी 1664 ईस्वी में। ये क्रम आपको याद करना होगा, कभी कभी इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले जो कंपनियों का आगमन के क्रम हम बता रहे हैं इसमें, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आए थे, उसके बाद डच कंपनी आए, उसके बाद अंग्रेज कंपनी आया, उसके बाद फ्रेंच कंपनी आया। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रेंच, ये याद रखना होगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद कंपनियों की स्थापना का क्रम, कंपनी का स्थापना कब किसका हुआ था ये हमसे पूछा जा रहा है, और भारत में कब हुआ था ये भी हमसे पूछा गया है। तो देखिए जो पुर्तगाल कंपनी भारत आया था 1498 में, उसी वक्त इसकी स्थापना होती है 1498 में पुर्तगाल कंपनी को। लेकिन भारत में इसकी पहली कंपनी स्थापित होती है कोचीन में 1503 में। पुर्तगाली कंपनी का भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है 1503 में कोचीन में। उसके बाद अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में, स्थापना होता है। अंग्रेज कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में होती है और भारत में 1608 में इसकी कंपनी स्थापना हो जाती है। अंग्रेज कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, लेकिन भारत में अंग्रेज कंपनी की स्थापना 1608 ईस्वी में हुई। देखिए डच कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापना होती है। यहाँ पर कंफ्यूजन होगा आपसे, ये प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, कंपनियों की स्थापना का क्रम। तो डच कंपनी के 1602 में कंपनी का स्थापना हुआ था, लेकिन डच कंपनी भारत आया था कब, तो डच कंपनी जो भारत आए थे 1595 में ही आ गई थी, लेकिन स्थापना कब हुई थी, 1602 ईस्वी में। तो तीसरा नंबर पर इसमें होगा डच कंपनी का। और भारत में डच कंपनी की संस्थापक हुआ था 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में, ठीक है। और फ्रांसीसी कंपनी का आगमन हुआ था, स्थापना हुआ था 1664 में, और भारत में भी 1664 में ही आगमन हुआ था, जबकि फ्रांसीसी कंपनी के भारत में स्थापना हुई थी 1668 ईस्वी में। तो ये क्रम आपको याद रखना होगा। एक बार फिर से हम आपको ये बताते हैं, इसमें कंपनियों का आगमन का क्रम है, जो भारत में आए थे ये कंपनी, तो इसमें केवल चेंज क्या होगा, अंग्रेज दूसरे नंबर पर है आएंगे, अंग्रेज तीसरे नंबर पर है और डच दूसरे नंबर पर है, और इसमें अंग्रेज दूसरे नंबर पर है और डच तीसरे नंबर पर है, बस। ये जो कंपनी था भारत में आए थे पुर्तगाली 1498 में, और पुर्तगाली कंपनी की स्थापना भी 1498 में हुई थी। डच कंपनी 1595 में भारत में आ गई थी, लेकिन इस कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेज कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी, भारत में आगमन हुआ था, और 1600 ईस्वी में उनकी स्थापना भी हुई थी, लेकिन सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित हुई थी।
और फ्रांसीसी कंपनी 1664 में, और इसकी स्थापना वर्ष भी 1664 है। सूरत में 1662 ईस्वी में। तो ये समझ के रखना होगा दोस्तों, इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग इस पहला प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। फर्स्ट प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, इसे हम लोग देखेंगे, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? वास्को डी गामा कालीकट में किस वर्ष आए थे? ये हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है। तो वास्को डी गामा भारत में किस वर्ष आए? ऑप्शन ए में है 1350 एडी, बी में 1498 एडी, सी में 1530 एडी और डी में 1612 एडी। तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और कहाँ आए थे? कालीकट में आए थे। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह के निकट 20 मई 1498 ईस्वी में आए थे। कब? 20 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत समुद्री मार्ग से आए थे। और कहाँ आए थे? कालीकट में आए थे। कालीकट में आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति, ये प्रश्न पूछा जाता है। कौन है जो नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, या ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित कौन है? द अल्मीडा, अल्बुकर्क, सी में है डुप्ले, डी में है रॉबर्ट क्लाइव। देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है द अल्मीडा, वायसराय द अल्मीडा। पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा थे जो ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित थे। और 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी व अल्मीडा 1505 ईस्वी में भारत में जो अल्मीडा का पॉलिसी था वो ब्लू वाटर पॉलिसी थी। ब्लू वाटर की पॉलिसी किसकी थी? पॉलिसी द अल्मीडा की थी। भारत में 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। पुर्तगाल का पहला गवर्नर कौन थे भारत में? तो वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे जो 1505 ईस्वी में आए थे। और इनकी पॉलिसी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अल्बुकर्क कौन थे? तो जो अल्बुकर्क थे जो अल्मीडा के बाद, यानी कि पुर्तगाली का सेकंड गवर्नर ये थे जो 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आए। 1509 ईस्वी में ये गवर्नर बने भारत में। अल्बुकर्क 1505 से 1509 वो रहे, 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर भारत आया अल्मीडा अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कौन? अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बने। और 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था अल्बुकर्क ने। मेरा ऑप्शन क्या होगा? अल्मीडा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन थे? जो मध्यकाल में सबसे पहले भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। पुर्तगाली थे जो मध्यकाल में सबसे पहले भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। पुर्तगाली ने 1498 ईस्वी में ही भारत में आगमन हो गया था और 1498 ईस्वी में उनकी कंपनी की स्थापना भी हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में कहा जा रहा है, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अभी जस्ट हमसे पूछा गया था, अभी हमने ऊपर बताया भी, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय 4 ऑप्शन दिए हुए डियाज थे, वास्को डी गामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्फांसो डी अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा उनका पूरा नाम था। भारत का पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुए। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरे थे, और प्रथम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था?
तो वास्को डी गामा को कालीकट में किसने स्वागत किया था? ये हमसे प्रश्न पूछा है। तो वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन नामक राजा ने। कालीकट में स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न को मैच करना है, इसे हम लोग देखेंगे। मैचिंग में है समुद्री यात्रा, देश और देखिए इसमें सम्मिलित करना समुद्री यात्रा और देश। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा कहाँ के थे? तो पुर्तगाल थे। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा पुर्तगाली थे। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो कहाँ के थे? वो स्पेन के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के? स्पेन के से यात्री थे। कोलंबस स्पेन के यात्री थे। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे और तस्मान हॉलैंड के थे। तो इस प्रकार ये 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। वास्को डी गामा ने पुर्तगाली यात्री थे जो भारत की खोज किया था वास्को डी गामा ने, और स्पेन यात्री थे कोलंबस जो अमेरिका की खोज की थे, और ब्रिटेन के कैप्टन कुक थे। कैप्टन कुक कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तथा हॉलैंड के तस्मान थे। तस्मान कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। इन्होंने तस्मानिया को तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में कहा जा रहा है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डियाज या जॉर्ज ऑक्साइड? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क का शासनकाल, अल्बुकर्क है जो भारत में 1509 ईस्वी में वायसराय बनते हैं और 1505 ईस्वी तक 1515 ईस्वी तक वो वायसराय के रूप में कार्य करते हैं। और अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे भारत में 1505 से 1509 ईस्वी तक पुर्तगाली वायसराय भारत में कार्य करते हैं। उसके बाद अल्बुकर्क बनते हैं। इसलिए अल्बुकर्क को भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। इनका कार्यकाल 1509 से 1515 होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में कहा जा रहा है भारत के यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो ये बिल्कुल सही है। पुर्तगालियों ने, कौन सा सही नहीं है हमसे पूछा है? तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ये गलत बात है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? 1510 ईस्वी में। कब? 1510 ईस्वी में। हमसे पूछा कौन सही नहीं है? जब अल्बुकर्क वो वायसराय बने थे तो बीजापुर के शासक आदिल शाह को 1510 ईस्वी में से गोवा छीन लिए थे अल्बुकर्क ने। तो ये तो गलत है। 1499 नहीं, 1510 ईस्वी में होगा। तो फर्स्ट ही मेरा गलत है। हमसे पूछा था कौन गलत है, तो फर्स्ट मेरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। फर्स्ट गलत है। ठीक है, लेकिन हम चारों प्रश्न को देखेंगे, चारों ऑप्शन को। हमसे सही नहीं पूछा था वो तो आंसर हमने बता दिया, लेकिन चारों ऑप्शन देखेंगे जो सही है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। ये भी सही है। दक्षिण भारत में कहाँ लगाया था? मछलीपट्टनम में। ठीक है। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। यह भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। यह भी सही है। सही कौन नहीं? ऑप्शन नंबर ए सही नहीं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा है पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो प्रथम दुर्ग का निर्माण पुर्तगालियों ने किस स्थान पर किया था? अज्जी द्वीप पर, कन्नौर द्वीप पर, कोचीन में या गोवा में? तो पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग स्थापित किया था कोचीन में। कब किया था प्रथम दुर्ग पुर्तगालियों ने कोचीन में? तो 1503 ईस्वी में अपना प्रथम दुर्ग स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है, कोचीन में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11th की ओर। 11th में कहा जा रहा है किस यूरोपियन 11th नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है किस यूरोपियन ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? किस यूरोपियन ने? कौन सा यूरोपियन था जो भारत में पहली बार समुद्री यात्रा से व्यापार के लिए आए थे? वो हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो चार ऑप्शन है, अंग्रेज, बी में फ्रांसीसी, सी में पुर्तगाली, डी में डच। 1498 में ही
वास्को डी गामा ने, पुर्तगाली वायसराय थे, पुर्तगाली व्यापारी थे वास्को डी गामा, वो समुद्री मार्ग से व्यापार करने भारत आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से किस में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई वह थी? किसके द्वारा? पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी, वह कहाँ थी? कहाँ पर पुर्तगालियों ने एक फैक्ट्री स्थापित किया था? बंगाल में, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है, हुगली। हुगली में पुर्तगालियों ने बंगाल हुगली में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में कहा जा रहा है कि कथन है और उसको मैच कौन सही है कौन गलत है, ये हमसे प्रश्न पूछा है। जो पांडिचेरी के संदर्भ में कौन सही है? फर्स्ट में कहा जा रहा है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। क्या यह सही है? तो ये बिल्कुल सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे। ये सही है। ठीक है, दो देखते हैं। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। नहीं, गलत है। दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं, डच थी। पांडिचेरी पर दूसरी जो कब्जा करने वाले थे वो फ्रांसीसी नहीं थे, डच थे। तो कथन दो गलत हो गया। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो ये भी गलत है। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कब्जा किया था। पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने 1814 ईस्वी में संधि हुई थी, पेरिस की संधि के तहत 1793 ईस्वी में कब्जा किया था। कब अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर दिया था? कब? 1793 ईस्वी में। और 1814 ईस्वी में फिर फ्रांसीसियों को सौंप दिया था। संधि के बाद, पेरिस के संधि के बाद 1814 ईस्वी में पांडिचेरी को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को सौंप दिया था। तो कब्जा तो किया था 1793 में, जबकि ये कह रहा है कि कभी नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। एक गलत, दो गलत है, तीन गलत है, तो सही कौन है? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसे अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों को, फ्रांसीसियों को, डेनमार्क वासियों को, अंग्रेजों ने। तो वो कौन थे? पुर्तगालिया थे, क्योंकि हुगली में पुर्तगाली का ही पुर्तगाली लोग ही स्थापित किए थे अपना फैक्ट्री, और हुगली को वो लूटपाट का अड्डा बना लिए थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था, यह हमसे प्रश्न पूछा है। चार ऑप्शन है, चार्ल्स अय्यर, बी में चॉप चरनॉक, सी में गोल्ड ऑंगियर, और डी में विलियम नॉरिस। तो कलकत्ता के संस्थापक चॉप चरनॉक थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। जॉब चरनॉक थे जो कलकत्ता के संस्थापक थे। कलकत्ता को संस्थापक कौन है? जॉब चरनॉक। ठीक है। और जबकि मद्रास के संस्थापक कौन है आपसे पूछा जाए, तो मद्रास के संस्थापक फ्रांसीसी डे थे। जो आज चेन्नई है उसका संस्थापक कौन था? फ्रांसीसी डे। और मुंबई के संस्थापक कौन थे? तो गिराल्ड ओंगियार थे, जो मुंबई के संस्थापक है। मुंबई के संस्थापक गिराल्ड ओंगियार। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा जा रहा है कलकत्ता किसने बसाया था? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कलकत्ता किसने बसाया था, जॉब चरनॉक ने। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा जा रहा है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? हमसे ये नहीं कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार करने से सबसे पहले कौन आया था, ये प्रश्न नहीं पूछा है। लेकिन हमसे ये प्रश्न पूछा है कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त संयुक्त पूंजी, ये प्रश्न यहां से बदल जाता है, संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी। कुछ लोगों को मिला करके एक कंपनी प्रारंभ की थी। वो कौन लोग थे जो भारत में पहली बार ऐसा कंपनी प्रारंभ की थी? तो इसमें चार ऑप्शन है। ए में है पुर्तगाली, बी में है डच, सी में है फ्रेंच, डी में है डेरिस। भारत में सबसे पहले व्यापार करने के तो लिए पुर्तगाली आए थे समुद्री मार्ग से, लेकिन संयुक्त पूंजी के रूप में स्थापित करने वाले कंपनी कौन थे? वो सबसे पहला कौन था? अंग्रेज था। 1599 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जो पहली बार ऐसा किए थे, संयुक्त पूंजी कंपनी बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेज थे, लंदन में स्थापित किया गया था। लेकिन इस ऑप्शन में अंग्रेज नहीं है,
इस लेकर के उसके बाद दूसरी कंपनी थी डच। ऐसी पूंजी स्थापित करने वाले दूसरी कंपनी हॉलैंड या डच थे, जो 1602 ईस्वी में स्थापित किया था संयुक्त पूंजी कंपनी। तो दूसरे स्थान पर कौन था? डच था। तो इसमें यदि अंग्रेज नहीं है तो ऑप्शन मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बी मेरा सही आंसर होगा, डच होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में क्या है? 18 में प्रश्न नंबर 18 में कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोचीन भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश में था? नहीं, आधुनिक कोचीन था भारत की स्वतंत्रता तक डच नहीं, पुर्तगालियों के निवेश में था। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर किया और आधुनिक कोचीन में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो ये गलत, ये सही है, ये सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और जो कोचीन था उसमें फोर्ट विलियम का निर्माण किया था, ये सही है। बाकी और सब गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। कौन कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में कहा जा रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी परीक्षण मिला था तथा उसने उनके पास आधुनिक हथियार थे। कौन सा सफलता का राज था ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो ये नहीं था, ये भी था। देखो, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय भावना की कमी थी। और कंपनी, ऑप्शन बी में कह रहा है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग जाता था। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार तीनों सही है। इसी कारण कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज है, यही है कारण। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में कहा जा रहा है निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? किस ब्रिटिश कंपनी को, हमसे पूछा ब्रिटिश कंपनी कौन था जो भारत में पहली बार व्यापार करने के लिए उसे अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो वो ब्रिटिश कंपनी कौन थी? लिवेंट कंपनी थी। उस ब्रिटिश कंपनी का नाम था लिवेंट कंपनी, जो स्थल मार्ग से भारत के लिए व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। लिवेंट कंपनी को पहली बार स्थल मार्ग से भारत आने के लिए और व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। कौन थी? लिवेंट कंपनी। कब हुआ था? 1593 ईस्वी में ही, 1593 ईस्वी में अधिकार पत्र इसे प्राप्त हुआ था। लेकिन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार प्रदान किया। हमसे प्रश्न पूछा है, प्रश्न की प्रकृति को समझे पहले। इसमें कहा जा रहा है कि किस ब्रिटिश कंपनी में से निम्नलिखित में से किसमें भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त किया है, तो अधिकार पत्र प्राप्त किया है। तो इसमें से ये नहीं कहा कि किस मार्ग से, पहला कह रहा है पहला अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ है, तो लिवेंट कंपनी को। यदि इसमें ये लिख दे कि समुद्री मार्ग से पहला अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ है, अंग्रेजी कंपनी को, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। यदि समुद्री मार्ग को बता दिया जाए तो, लेकिन केवल पहला हमसे पूछा जा रहा है अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, लिवेंट कंपनी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1593 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा जा रहा है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गबन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? जब वहां पर गठन के समय, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो गठन हो रही थी, तो उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो हम लोग को पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और उस समय भारत के बादशाह अकबर थे, क्योंकि अकबर का शासनकाल, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक था। कब? 1605 ईस्वी तक। तो कौन होंगे? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। शाहजहां का शासनकाल यदि देखें तो 1605 ईस्वी से 27 तक चला शाहजहां का शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल, शाहजहां का नहीं, जहांगीर का। फिर उसके बाद शाहजहां का 1627 से 56, उसके बाद औरंगजेब। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर।
किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? देखिए, भारत में कारखाना स्थापित किया सर्वप्रथम, और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था अकबर के समय में, लेकिन भारत में उसका कंपनी का स्थापना किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो अकबर का शासनकाल तो 1605 ईस्वी में हुआ, लेकिन भारत में जहांगीर के समय में, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में अपना अस्थायी कारखाना स्थापित किया। कहा? किसके शासनकाल में? जहांगीर के समय में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए में गोवा में, ऑप्शन बी में बंगाल के हुबली में, ऑप्शन सी में आरकोट्स में, और ऑप्शन डी में सूरत में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, सूरत में। सूरत में अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अस्थायी रूप से कैप्टन विलियम हॉकिंस थे जो सूरत में मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचे थे, परंतु सूरत में फैक्ट्री स्थापित की अनुमति पाने में असफल रहे थे। वो उनको सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने में वो असफल रहे थे, लेकिन कैप्टन थॉमस वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से अपने फैक्ट्री स्थापित किए थे, और जो मछलीपट्टनम में 1611 में फैक्ट्री स्थापित हुई थी वह अस्थायी रूप से था, लेकिन अस्थायी रूप से कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 में कहा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कहाँ? सूरत में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर, 25 की ओर। 25 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली में के स्थान पर हराया था? तो कौन अंग्रेज थे जो स्वाली में पुर्तगालियों को हराया था? तो वो कौन थे? तो ये अंग्रेज जो थे, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, थॉमस वेस्ट थे। स्वाली में पुर्तगालियों को हराने वाले अंग्रेजी कैप्टन थॉमस वेस्ट थे, और पुर्तगालियों को हरा करके उन्होंने 1613 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे। तो वो कौन थे? थॉमस वेस्ट थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में कहा जा रहा है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? सूरत में सर्वप्रथम अपनी कारखाना स्थापित करने वाला कौन यूरोपीय कंपनी था? डच थे, ऑप्शन बी में अंग्रेज थे, ऑप्शन सी में फ्रांसीसी थे, ऑप्शन डी में पुर्तगाल थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, वो अंग्रेज थे जो सूरत में पहली कंपनी स्थापित किए थे। कौन? अंग्रेज थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, और 1613 ईस्वी में स्थापित किए थे। वो अंग्रेज थे जो 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किए थे। उसके बाद अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी कंपनी था जो 1668 ईस्वी में अपनी कंपनी स्थापित की। दूसरा कौन था? फ्रांसीसी, 1668 में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा जा रहा है वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापारिक स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? हमसे पूछा जा रहा है वर्ष 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में कहाँ मिला था उनको इस कंपनी स्थापित करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, सूरत में मिला था। 1613 में सूरत में अंग्रेजी कंपनी को कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति मिली थी। पहली बार अनुमति मांगा गया था कब? तो 1608 ईस्वी में मांगा गया था, परंतु वहां पर उन्हें अनुमति नहीं मिली थी, और 1613 में अंततः उन्हें सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति मिली थी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में सूरत में थी, सतारा में थी, बॉम्बे में थी, पणजी में थी। हमसे क्या पूछा है? वेस्टर्न यानी पश्चिमी, तो ऑप्शन नंबर ए सूरत में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहाँ थी? सूरत में थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था?
ये प्रश्न है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई किससे खरीदा था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई ऑप्शन ए में कहा रहा है डचों से, ऑप्शन बी में फ्रांसीसियों से, ऑप्शन सी में डेनिसों से और ऑप्शन डी में पुर्तगालियों से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था या पुर्तगालियों से खरीदा था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? औरंगजेब ने किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को भारत से खदेड़ दिया था या निष्कासित कर दिया था? चार ऑप्शन है। अंगियार को, बी में सर जॉन चाइल्ड को, सी में जॉन केयर को, डी में निकोलस वेट को। तो औरंगजेब ने अंग्रेजी गवर्नर चाइल्ड को 1688 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी के समुद्री तट से मुगल बादशाहों का मक्का जाने वाला जो हज यात्रा था उसे वो बंद कर दिया था। इसी के लेकर के औरंगजेब और चाइल्ड के बीच घमासान युद्ध होता है और चाइल्ड हार करके चाइल्ड की पराजय होती है, इस कारण वो वहां से भाग खड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में कहा जाता है निम्नलिखित में से कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुई थी? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक हुई थी। प्रथम कर्नाटक में 1746 से 1748 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया की उत्तराधिकार युद्ध के लिए हुआ था जो 1740 में प्रारंभ हुई थी। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न, प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा तत्कालीन कारण था? तो तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण करना। क्या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण करना प्रथम तत्कालीन कारण कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 में कहा जा रहा है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध या 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, तीनों किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो तीनों कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। किसके किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 की ओर सूची मिलान करना है। प्रथम 2 सूची है, इसमें से कौन मैचिंग है कौन नहीं है ये हमें देखना है। प्रथम सूची में है प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि किससे हुई थी? द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। उसके बाद प्रथम मैसूर युद्ध होता है। तो हम प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो एला चैपल की संधि से समाप्त हुई थी। एला चैपल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। तो 1 का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो गया। एक ही में 1 का 4 है तो ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में हम यदि देखें, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसके किस संधि हुई थी? तो पेरिस की संधि हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी, द्वितीय नहीं तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अनिर्णायक युद्ध रहा था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी प्रथम मैसूर युद्ध में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? कौन यूरोपियन था जो पहली बार भारतीय राजाओं के झगड़ों में भू क्षेत्र में अर्जित करने के लिए उनके झगड़ों में भाग लेने में रुचि रखते थे? वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। डुप्ले थे जो प्रथम यूरोपियन व्यक्ति डुप्ले थे जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 में कहा जा रहा है भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां स्थापित किया था? फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? ए में है सूरत में, बी में है पुल्लीकट में, सी में है कोचीन में और डी में है काशी बाजार। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। जहां पर अंग्रेज ने पहला कारखाना स्थापित किया था वहीं पर फ्रांसीसी ने भी पहला कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए
कहाँ, सूरत में। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 1600 जो 14वीं लुईस 14वीं के कार्यकाल के समय कोलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? कोलवर्ट द्वारा। किसके शासनकाल में? लुईस 14वीं के शासनकाल में। और यह कंपनी 1668 ईस्वी में भारत के सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित की जाती है, व्यापारिक कारखाना स्थापित की जाती है। इस कंपनी की, फ्रांसीसी कंपनी की व्यापारिक कारखाना कब? 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? तो 4 ऑप्शन है। लुईस 14वें के शासनकाल में, लुईस 13वें के शासनकाल में, लुईस 15वें के शासनकाल में, लुईस 16वें के शासनकाल में। तो अभी जस्ट हमने देखा है लुईस 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुईस 14वें के मंत्री कोलवर्ट द्वारा स्थापित किया गया था 1664 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 में कहा जा रहा है फ्रांसीसी निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलवर्ट को माना जाता है। लुईस 14वां की के मंत्री कोलवर्ट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 38 में कहा जा रहा है बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डच ने स्थापित किया था? तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, चिंसुरा में डचों ने अपनी कारखाना स्थापित किया था बंगाल में। और एक स्थान और है, वह हुगली। तो चिंसुरा और हुगली दोनों स्थानों पर डचों ने अपना कारखाना बंगाल में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 में कहा जा रहा है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्योंकि दक्कन में क्यों असफल रहे फ्रांसीसी? क्योंकि ऑप्शन ए में है डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, बी में अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, सी में भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, डी में पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इस कारण से फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 में कहा जा रहा है निम्नलिखित यूरोपियनों में से भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो अभी जस्ट हमने सबसे पहला यही हमने बताया था कि ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, पहले कौन आया, उसके बाद कौन कंपनी आया, उसके बाद कौन आया। हमसे पूछ रहा है कि यूरोपीय शक्ति जो भारत में व्यापार के लिए प्रवेश किया, वो उसका क्रम हमसे पूछा जा रहा है। तो उसका क्रम हम लोग सजाएंगे। सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनी कौन था? तो वो पुर्तगाली था। भारत में प्रवेश किया, ना कि भारत में कंपनी स्थापित की। हमसे ये प्रश्न पूछा, ये ध्यान में रखिएगा, क्या पूछा है? प्रवेश किया भारत में। तो प्रवेश किया सबसे पहले कौन? सबसे पहले पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी सबसे पहले प्रवेश किया। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या होगा हमारा? 4 2 1 3। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगमन का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, चुनिए। तो इसमें भी सुमेलित करने के लिए हमें दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। इसमें कहा गया है कि फ्रांसीसी पहले पांडिचेरी में किसने स्थापित किया था अपनी फैक्ट्री? तो पांडिचेरी किसके अधिकार क्षेत्र में था, ये भी हम कह सकते हैं। तो पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में था। तो ए का 2, गोवा पुर्तगालियों के क्षेत्र में था, गोवा पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में था। ट्रावनकोर था जो आपको डेनिस यानी डेन के क्षेत्र में था। कहाँ गया? डेनिस इधर है। और मद्रास डच के क्षेत्र में था। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन होगा एक का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। देख लीजिए, 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 में कहा जा रहा है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। वो कौन सा क्षेत्र है जहां से यूरोपियों को सोरा और अफीम प्राप्त होता था, वो भी बढ़िया क्वालिटी का सोरा और अफीम प्राप्त होता था? वो क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए में है गुजरात,
ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में है बंगाल और ऑप्शन डी में है मद्रास। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा बिहार में। बिहार से अच्छे क्वालिटी का सोडा और अफीम प्राप्त हुआ करता था यूरोपियन को। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर। 43 में कहा जा रहा है अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अभी हम लोग देखा है अफीम उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध था, बिहार था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। 44 में कहा जा रहा है निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। सबसे अंत में कौन यूरोपियन आया था भारत में व्यापार करने के लिए, सबसे अंत में कौन आया था, यह हमसे पूछा है। सबसे अंत में आने वाला कौन था, वो फ्रांसीसी थे। व्यापार के लिए सबसे अंत में फ्रांसीसी थे। सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाल आया, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। 45 में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे किन स्थानों पर स्थापित किए थे। ऑप्शन ए में है नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम। ऑप्शन बी में सूरत, भरूच, आगरा और ऑप्शन सी में है कोचीन, अहमदाबाद, पटना और ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। पुर्तगालियों ने ये डचों ने इन सभी स्थानों पर अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। सभी स्थानों पर सबसे पहले यदि हम इसमें देखा जाए कब कब उन्होंने स्थापित किया था, तो देखिए नागपट्टनम में 1648 ईस्वी में। कब, 1648 ईस्वी में नागपट्टनम ने डचों ने अपना स्थापित किया था। चिनसुरा में 1653 ईस्वी में। चिनसुरा में कब, 1653 ईस्वी में। और मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में अपना फैक्ट्री को स्थापित किए थे डचों ने। और उसी प्रकार सूरत में 1618 ईस्वी में, सूरत में 1618 ईस्वी में, भरूच में 1619 ईस्वी में और आगरा में इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था 1621 ईस्वी में। ये सब डचों का है। आगे भी देख लें, आगे कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1663 ईस्वी में। अहमदाबाद में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी डचों ने 1619 ईस्वी में। और पटना में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1638 ईस्वी में। तो इस प्रकार सभी जगह ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर। 46 में कहा जा रहा है कि मृदा के स्वरूप में तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। कथन 2 में युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। सी में तंबाकू और लाल मिर्चा की खेती। अब इसमें कहा गया उपरोक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत की देन थी। तो अंग्रेजों की भारत की देन क्या थी इसमें से, तो मृदा की स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन, ये गलत है, ये अंग्रेजों की देन नहीं थी। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ये भी अंग्रेजों की देन नहीं थी भारत में। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ये भी अंग्रेजों की देन नहीं थी भारत में। जो तंबाकू और भारत में जो तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है। किसकी, पुर्तगालियों की देन है। किसकी देन है, पुर्तगालियों की, ना कि अंग्रेजों की। और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में आई थी। किसके काल में, मुगल काल में ये किया गया था। जबकि मूल्यांकन के आधार पर, भू राजस्व के मूल्यांकन के आधार पर शेरशाह सूरी के काल में और अकबर के काल में किया गया था। जो मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का जो मूल्यांकन किया गया था शेरशाह सूरी और अकबर के शासनकाल में हुआ था। इनमें से सभी कथन गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा। कोई भी अंग्रेजों की देन नहीं है भारत में। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर। 47 होगा और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन का लास्ट कंपनियों का आगमन का लास्ट प्रश्न होगा। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों, इससे कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सिलसिलेवार चैप्टर वाइज मैं लाने की कोशिश करूंगा और पर डे लाऊंगा, ये हमारी कोशिश होगी। जिस तरह से हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और भारतीय संविधान को पूरा समाप्त करके प्लेलिस्ट में शामिल कर दिया है, उसी प्रकार मैं इसे भी सिलसिलेवार चैप्टर वाइज ला करके एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टैग कर दिया हूँ,
वो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और भारतीय संविधान से संबंधित जो भी प्लेलिस्ट है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टैग कर दूंगा। आप लोग उसे देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं इसे। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी की बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? यह किसने टिप्पणी की थी? तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी सही मेरा से आंसर होगा। जीबी मैकाले ने यह टिप्पणी की थी। किसने? जीबी मैकाले ने किया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।